नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बीजेपी की ओर से अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मोहर लग गई है, लेकिन एकनाथ शिंदे ने इससे पहले बैठक में अमित शाह से उन्हें बस 6 महीने का सीएम बनाने की मांग की थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एकनाथ शिंदे ने पिछले हफ्ते दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में भाजपा नेताओं से पूछा कि क्या उन्हें ये पद देना संभव नहीं है। एक अनुभवी नेता ने खुलासा किया कि उन्होंने कहा कि अगर पूरे कार्यकाल के लिए नहीं तो सिर्फ 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री उन्हें बना दीजिए, लेकिन बीजेपी नेतृत्व ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि इससे एक बुरी मिसाल कायम होगी। उन्होंने बीजेपी पदाधिकारियों का हवाला देते हुए कहा कि 6 महीने के लिए सीएम नियुक्त करने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये एक बुरा फैसला होगा और प्रशासन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये बैठक 28 नवंबर को शिंदे के उस बयान के एक दिन बाद हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वो सरकार के गठन में बाधा नहीं बनेंगे और भाजपा नेतृत्व द्वारा लिए गए फैसले भी को मान्य करेंगे। इसमें बीजेपी पदाधिकारी देवेंद्र फडणवीस, एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार जैसे नेता शामिल थे। अमित शाह के साथ बैठक में एकनाथ शिंदे ने बीजेपी नेताओं को लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव से पहले किए गए वादे की याद दिलाई कि अगर गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलता है तो उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बरकरार रखा जाएगा। इस अनुरोध को इस आधार पर सिरे से खारिज कर दिया गया कि जब भाजपा ने 288 सदस्यीय सदन में लगभग स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है तो उन्हें पद देना गलत होगा। नेता ने बताया कि बीजेपी नेतृत्व ने शिंदे से कहा कि अगर आपने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया हो तो क्या आप सीएम पद का दावा छोड़ देंगे। फिर शिंदे चुप हो गए। विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद से ही शिंदे ने कथित तौर पर अपने लिए पुरजोर बकाला शुरू कर दी थी, लेकिन फडणवीस ने स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। एकनाथ शिंदे तो अब सीएम नहीं होंगे, बीजेपी ने साफ मना कर दिया है। अब इसको लेकर वो विपक्ष के निशाने पर हैं। इसमें ठाकरे की शिवसेना के पूर्व सांसद विनायक राउत ने भी बीजेपी और सहयोगी पार्टी की आलोचना की। पूर्व सांसद विनायक राउत ने रत्नागिरी में मीडिया से बातचीत की। इस मौके पर विनायक राउत ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वोटों की गिनती के 10-12 दिन बाद महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री मिल रहा है। भाजपा और गद्दार समूह को ये बताने की जरूरत है कि बहुमत मिलने के 13 दिन बाद महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री क्यों मिल रहा है। एकनाथ शिंदे का फैसला अब छड़ी के लायक भी नहीं है। विनायक राउत ने कहा कि बीजेपी ने ये कहने की ताकत है कि अगर जरूरी है तो आइए और नहीं तो चल दीजिए। उन्होंने कहा कि कल के शपथ ग्रहण समारोह में भी एकनाथ शिंदे की राय को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। अगर आपको जरूरत है तो हमारे मंत्रिमंडल में आइए, अन्यथा हमारे साथ अजित पवार हैं। विनायक राउत ने आगे कहा कि एकनाथ शिंदे की जरूरत अब खत्म हो गई है। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन की राह साफ हो गई है। महायुति की ओर से कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को गठन पत्र सौंपते हुए सरकार बनाने का दावा पेश किया, जिसे राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया। अब गुरुवार 5 दिसंबर की शाम 5:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे और अजित पवार का धन्यवाद किया। प्रेस वार्ता में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैंने कल एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी, उनसे आग्रह किया कि वो सरकार में शामिल हों। शिवसेना के सभी विधायक भी यही चाहते हैं। कल कौन कौन शपथ लेगा इसको लेकर हमारी बैठक होगी, इसमें फैसला लिया जाएगा। महाराष्ट्र में सीएम पद का सस्पेंस तो खत्म हो गया है, लेकिन एकनाथ शिंदे सरकार का हिस्सा रहेंगे या नहीं ये फिलहाल तक साफ नहीं है। सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन्होंने शिंदे से सरकार में रहने की गुजारिश की है। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं फडणवीस को बधाई देता हूं, मैं सरकार का हिस्सा बनूंगा या नहीं इसके बारे में शाम को बताऊंगा। फडणवीस ने कहा कि मैंने शिंदे से अनुरोध किया कि उन्हें सरकार का हिस्सा बनना चाहिए। हमें उनसे सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद है। हम सब मिलकर सरकार चलाएंगे। हम लोगों से किए गए अपने वादों को पूरा करेंगे। एकनाथ शिंदे जब मीडिया से कह रहे थे कि वो शाम को बताएंगे कि वो शामिल होंगे या नहीं, इस पर अजित पवार ने कहा कि मैं तो कल शपथ लेने वाला हूं, लेकिन शिंदे का फैसला क्या होगा ये जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा। मैं तो शपथ लेने वाला हूं। इस पर लोग हंसने लगे। फिर एकनाथ शिंदे ने भी अजित पवार पर तंज कसा और हल्के अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि दादा को शपथ लेने का अनुभव ज्यादा है, सुबह और शाम दोनों का अनुभव है। इसके बाद वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कहा है कि जब वो सीएम थे तो उन पर दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी समूह को सौंपने का दबाव डाला गया था। उन्होंने कहा कि 2021 में ₹2.83 यूनिट बिजली अडानी देता था। साल 2022 में अब बढ़ाकर ₹8.83 कर दिया। 4 गुना बिजली के रेट एक साल में कर दिए।
ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी की सरकार और उनके साथ बीजेपी मिली हुई है। आज सदन के अंदर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं कि मेरे पर मुख्यमंत्री रहने के दौरान दबाव डाला गया कि दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को सौंप दो। केजरीवाल ने कहा कि मैंने दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को सौंप दिया होता तो आप बिजली की खपत करने लायक नहीं बचते। दिल्ली की बिजली इतनी महंगी हो जाती है कि ना दिल्ली सरकार सब्सिडी दे पाती और ना आप अपनी कमाई से बिजली का बिल भर पाते। मैंने मना कर दिया कि अडानी समूह को बिजली कंपनियां नहीं दूंगा। ये तो कारण नहीं था कि मुझे जेल भेज दिया गया। मेरा चैलेंज है कि बीजेपी वाले चुनाव से पहले ऐलान कर दें कि सरकार बनती है तो अडानी को दिल्ली की बिजली कंपनियां नहीं देंगे। केजरीवाल ने यह बयान ऐसे समय दिया है जब हाल ही में गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी समेत 8 लोगों के खिलाफ अमेरिका में धोखाधड़ी के मामले में आरोप तय किए गए हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बुधवार सुबह उत्तर प्रदेश के संभल जाने के दौरान दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के गाजीपुर सीमा पर रोक लिया गया। उनके साथ वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी समेत अन्य कांग्रेस नेता भी थे। ये सभी नेता बीते दिनों हिंसा से प्रभावित रहे संभल जा रहे थे। राहुल गांधी को रोके जाने पर कांग्रेस ने एक वीडियो ट्वीट किया। कांग्रेस ने कहा कि नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव व सांसद प्रियंका गांधी जी संभल में पीड़ित परिवारों से मिलना चाहते हैं। यूपी सरकार पुलिस और प्रशासन लगाकर उन्हें रोक रही है। आखिर यूपी सरकार को किस बात का डर है? कौन सी ऐसी बात है जो छिपाई जा रही है? 2 घंटे तक पुलिस ने रोके रखा, आगे नहीं जाने दिया। राहुल ने फिर प्रशासन से अपील की कि मैं आपकी गाड़ी में संभल जाऊंगा, ले चलिए मुझे, अकेले जाऊंगा, लेकिन पुलिस ने अकेले भी नहीं जाने दिया। बता दें, मंगलवार को ही संभल के जिलाधिकारी ने पड़ोस के 4 जिले गाजियाबाद, गौतम बुद्ध, बुलंदशहर और अमरोह के प्रशासन से राहुल गांधी को रोकने की चिट्ठी लिखी थी। राहुल गांधी घंटों तक संभल जाने की कोशिश करते रहे, नहीं जाने दिया गया तो राहुल ने कहा कि हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है। नेता विपक्ष होने के नाते मेरा अधिकार बनता है वहां जाने का, लेकिन तब भी जाने नहीं दिया जा रहा है। मैं अकेला वहां जाने को तैयार हूं, लेकिन ये बात भी नहीं मानी गई। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, वहां के लोगों से मिलना चाहते हैं, लेकिन हमारा संवैधानिक अधिकार हमें नहीं दिया जा रहा। यही है नया हिंदुस्तान जिसमें संविधान को खत्म करने का काम किया जा रहा है। राहुल गांधी को संभल जाने से रोकने पर अखिलेश यादव बोले हैं। अखिलेश ने कहा कि प्रशासन ने भाजपा के इशारे पर इस घटना को अंजाम दिया। किसी भी पार्टी के नेता को वहां जाने नहीं दिया जा रहा है। वो क्या छुपाना चाहते हैं? प्रशासन की भाषा देखिए। क्या लोकतंत्र में अधिकारियों को इस तरह का व्यवहार और भाषा की अनुमति दी जा सकती है? पता नहीं वो 10 तारीख तक क्या क्या छुपाएंगे और कितना दबाव बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार में पुलिस सिर्फ लोगों को फंसाने का काम कर रही है, न्याय दिलाने का नहीं। उत्तर प्रदेश में संभल हिंसा के बाद अब योगी का बुलडोजर भी चला है। मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा के कारण 1 सप्ताह की देरी के बाद संभल की चंदौसी नगर पालिका परिषद ने अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू किया। चंदौसी के संभल गेट पर BMG इंटर कॉलेज के सामने बनी अवैध दुकानों और मकान को भी ढा दिया गया। हालांकि कार्रवाई के दौरान कई जगह विरोध भी हुआ, लेकिन डिप्टी कलेक्टर की सख्ती और भारी जुर्माने के डर से कोई भी विरोध में नहीं आ सका और लगातार बुलडोजर चलता रहा। संभल जिला प्रशासन के जरिए चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान मौके पर बड़ी संख्या पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। लोगों का कहना है कि योगी ने अभी एक और जख्म दे दिया है। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब शांत रहेगा। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई हुई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश CID के पूर्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यानी ADGP और वरिष्ठ IPS अधिकारी N संजय को सस्पेंड कर दिया है। जांच में पाया गया कि निदेशक रहते हुए उन्होंने 1 करोड़ रुपए का दुरुपयोग किया था। बता दें, CID प्रमुख के रूप में संजय ने कुछ हाई प्रोफाइल मामलों की जांच की थी। इनमें AP कौशल विकास निगम में कथित घोटाला भी शामिल था, जिसमें TDP प्रमुख N चंद्रबाबू नायडू को आरोपी बनाया गया था। पिछले साल 23 सितंबर को संजय ने उस ऑपरेशन की निगरानी की थी जिसमें CID अधिकारियों ने नायडू को गिरफ्तार किया था। बुधवार सुबह अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में गोली चली है। फायरिंग उस जगह पर हुई जहां अकाली दल के नेता और सूबे के पूर्व डिप्टी CM सुखबीर सिंह बादल अकाल तख्त की सुनाई गई सजा भुगत रहे हैं। वीडियो में एक बुजुर्ग को सुखबीर सिंह बादल की ओर बढ़ते हुए देखा जा सकता है। ये व्यक्ति पिस्तौल निकालकर गोली चलाता है, लेकिन उसे बादल के साथ मौजूद लोग पकड़ लेते हैं। समाचार एजेंसियों के मुताबिक हमला करने वालों के पास से पिस्तौल बरामद कर ली गई है। घटना के तुरंत बाद सुरक्षाकर्मियों ने सुखबीर सिंह बादल को घेर लिया था। पुलिस के मुताबिक गोली चलाने वाला नारायण सिंह है।
नारायण सिंह खालिस्तान आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा है और कथित तौर पर खालिस्तान लिबरेशन फोर्स और अकाल फेडरेशन से जुड़ा रहा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक कार्यक्रम में मौजूद थे और वहां पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी थे। धनखड़ ने कार्यक्रम के दौरान शिवराज सिंह चौहान से कह दिया कि किसानों से वादा किया तो कितना निभाया गया, इसके बारे में भी जानकारी देनी चाहिए। उपराष्ट्रपति का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि कृषि मंत्री जी एक एक पल भारी है। मेरा आपसे आग्रह है कि कृपया करके मुझे बताएं, क्या किसान से वादा किया गया था? किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया? वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? धनखड़ ने कृषि मंत्री शिवराज पर सवाल उठाए और पूछा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किसान से वार्ता क्यों नहीं हो रही है। हम किसान को पुरस्कृत करने के बजाय उसका सही हक भी नहीं दे रहे हैं। कृषि मंत्री जी एक एक पल आपका भारी है। मेरा आपसे आग्रह है कि कृपया करके मुझे बताइए। धनखड़ के सवाल आराम से नहीं, तीखे लहजे में पूछे गए थे, जिसके बाद लोग सवाल उठाने लगे हैं कि क्या ये शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ हाईकमान का कोई नया मोर्चा है? आखिर धनखड़ साहब सरकार से संसद में बात करने को क्यों नहीं कर रहे हैं? राज्यसभा में बहस के सारे रास्ते उन्होंने ही बंद कर दिए हैं। वाराणसी के IIT BHU में छात्रा से गैंगरेप मामले के तीसरे आरोपी को भी हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। दुष्कर्म के अलावा गैंगस्टर एक्ट में दाखिल चार्जशीट में सक्षम पटेल को पुलिस ने शातिर अपराधी माना था, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में पुलिस उसकी जमानत नहीं रोक पाई। 2 आरोपी कुणाल पांडे और अभिषेक चौहान पहले ही जेल से बाहर आ चुके हैं। वहीं पीड़िता छात्रा छुट्टी लेकर घर चली गई है। वहीं तीनों आरोपियों के बाहर आने पर लोग कह रहे हैं कि गैंगरेप के तीनों आरोपियों को जमानत मिल गई है, वो बाहर घूमने के लिए आज़ाद हैं। लेकिन उमर खालिद सैफी, मीरान हैदर जैसे लोग बिना किसी मुकदमे या साबित मामले के वर्षों से जेल में बंद हैं। वो हिरासत में हिंसा और अन्याय के शिकार हैं। कुरान के अपमान मामले में आम आदमी पार्टी विधायक नरेश यादव दोषी पाए गए हैं। पंजाब के मालेरकोटला में हुई कुरान शरीफ के बेअदबी मामले में कोर्ट ने आप विधायक को 2 साल की सजा सुनाई है। जैसे ही ये फैसला आया, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेर लिया है। दिल्ली बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे गूंजे। भाजपा ने आपसे दोषी विधायक नरेश यादव को पार्टी से निष्कासित करने की मांग की है। नेतिम्बो नंदी नदैतवा वो पहली महिला हैं जिन्हें अफ्रीकी देश नामीबिया के राष्ट्रपति के तौर पर चुना गया है। इससे पहले नंदी नदैतवा उपराष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाल नहीं थी। वो सत्ताधारी पार्टी दक्षिण पश्चिम अफ्रीका पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन की नेता हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।